मीटिंग करके बनाया था। देश के अंदर किसान संगठन आजादी के पहले से आजादी के बाद तक चल रहे हैं, आज भी चल रहा है। उसका इतिहास बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ये बताना जरूरी है कि पहली बार देश में ऑर्गेनाइज किसान आंदोलन जो शुरू हुआ है वो मंदसौर की पुलिस फायरिंग के बाद में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नाम से शुरू हुआ। 6 किसान शहीद हुए थे, उसके बाद शुरू हुआ। उसमें यह तय हुआ कि हम 2 कानूनों के ऊपर काम करेंगे। एक C2 प्लस 50% की ऊपर समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर के एक कानून, दूसरा कर्जा मुक्ति का कानून। दोनों कानून बनाने का काम AIKCC के द्वारा किया गया। इस बीच में कोरोना आ गया। आपदा का अवसर उठा करके मोदी ने 3 कानून लागू कर दिए। किसानों ने उसके खिलाफ में ऐलान किया। उस समय SKM बना। SKM 380 दिन तक आंदोलन किया और उसके बाद में उसका परिणाम ये हुआ कि कुल मिलाकर के 750 किसान हमारे शहीद हुए। और हमने ये महसूस किया, इस पूरे प्रयास के अंदर हम लोगों ने ये महसूस किया कि जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, महिला किसान हैं, आदिवासी किसान हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, जो बटाईदार हैं, इन लोगों की बातें जो मुख्य किसान आंदोलन है उसमें उस तरीके से नहीं उठ पाती है जिस तरीके से उठनी चाहिए। और इसलिए राष्ट्रीय किसानी मंच का गठन किया गया है। अभी संयुक्त किसान मोर्चा जो काम कर रहा है, राष्ट्रीय किसानी मंच उसका हिस्सा है। हम सब लोगों के जो अलग अलग किसान संगठन हैं, हम सब लोग उसका हिस्सा हैं। उसके द्वारा किसान पंचायतें की जाती हैं। अभी कई जगह पर पक्के मोर्चे लगाने का काम चल रहा है। सभी लोग अपने अपने इलाके में देश भर के अंदर वो काम कर रहे हैं। हम इन वर्गों के मुद्दों को, शेयर क्रॉपर्स के, छोटे किसानों के, सीमांत किसानों के, है ना, और जो आदिवासी किसान, महिला किसानों के मुद्दों को कैसे इफेक्टिवली किसान आंदोलन के अंदर और समाज में उठा सकें, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। उसके लिए कुछ कार्यक्रम करने पड़ेंगे। अपनी भागीदारी संयुक्त किसान मोर्चे के अंदर भी बढ़ानी पड़ेगी और NAPM की गतिविधियों के अंदर भी बढ़ानी पड़ेगी। और इस मंच को जो हम लोगों ने नया बनाया है उसे कैसे मजबूती से आगे लेके जा सकते हैं, ये हम लोगों के सामने एजेंडा है। मुझे लगता है कि इसी संदर्भ के अंदर आप अगर सुझाव देंगे तो अच्छा होगा। फिलिस्तीन का आज़ादी का जो मुद्दा है वो दुनिया का सबसे पॉपुलर इतिहास का मुद्दा है। ना साउथ अफ्रीका के लिए, ना वियतनाम के लिए इतनी व्यापक मूवमेंट चली है पूरे दुनिया के हर एक देश में, जो हर हफ्ते लोग सड़कों में आ जाते हैं, खास कर लंदन और अन्य शहरों में। दुनिया का सबसे बड़ा व्यापक आंदोलन फिलिस्तीन का आज़ादी का आंदोलन। उसके साथ भारत का आंदोलन बुरा है, मगर हम लोग कम कर कुछ हमारे कुछ साथी लगे हैं, कुछ लोग अपने अपने स्तर पर कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं NAPM जैसे संगठन व्यापक मंचों होगी। इसके बाद हम लोग बैठे और मैं NAPM के साथियों को उसके लिए बधाई देता हूँ कि कल ही देर बाद आज हम लोग बैठ के सुलभ की और मेधा की और तो NAPM को ये मुद्दा हमको लेना होगा, तो उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ताकि ये हमारे राजद फैमिली का बस इतना भी कहूँगा। और मैं 2-3 बातें रख देता हूँ, उसके बाद में ओपन करेंगे सब लोग अपनी बातें। मुझे लगता है एक बात यह है कि भारत के आजादी के आंदोलन से लेकर के आज तक ये भारत सरकार का कमिटमेंट रहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। आज भी मोदी के सब कुछ होने के मतलब इजराइल का पिट्ठू होने के बाद, ज्यूइश लॉबी के दबाव और कंट्रोल में होने के बाद, इसके बाद भी फिलिस्तीन से हम अलग हैं, उसके खिलाफ हैं, ये आज तक कोई बयान नहीं आया है। और आपने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से आपने मोदी को गले लगते हुए, ये जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाते हैं तो उसके भी पड़ गए थे, फोटो भी आपने देखा होगा। गांधी जी ने भी इसको लेकर के लगातार ये बोलते रहे कि अरब के लोगों का, जैसे फ्रांसीसियों का फ्रांस है, ऐसे अरब के लोगों का फिलिस्तीन है और उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार।
मैं इसमें बस ये जोड़ना चाहता हूं, भारत की पार्लियामेंट ने इसमें कई बार रिजोल्यूशन लिए, यूनाइटेड नेशंस ने कई बार रिजोल्यूशन लिए, और ये भी याद रखना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल के मतलब और यूरोप के साथ में मिलकर जो हमला किया, इसके बावजूद 156 देश जो है उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन करने का काम किया। कुछ बातें ये बात याद रखने की है, हमारे यहाँ पर एक जमाना था जब फिलिस्तीनी और इंडिया के लोग भाई भाई कहा जाता था। यासिर अराफात जो है वो इस देश के अंदर बहुत पॉपुलर नाम था। हम लोग जब उनसे मिले थे यूसी के उसके तौर पर, दो बार मैं गया हूं, दो बार मिले हैं, तो एक बहुत बड़ा एक आत्मीय और भावनात्मक रिश्ता फिलिस्तीनियों के साथ में भारतीयों का रहा है। हमारे को मतलब यह है कि हमें काम करने की गुंजाइश है, देश भी उनके साथ है, पॉलिटिकल पार्टीज भी मोर और लेस उनके साथ में है, तो इसलिए हमें काम कर सकते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? नंबर एक, सरकार ने वहां पर हरियाणा से मजदूर भेजने मतलब 1-1 लाख रुपए का विज्ञापन देकर के कि आप अगर नौकरी करने जाओगे तो आपको 1.5 लाख रुपए की पगार मिलेगी, और मारे जाओगे तो 50 लाख रुपए मिलेगा। और वहां पर लोग भेजे, हजारों मजदूर हरियाणा सरकार ने, भाजपा सरकार ने ऑफिशियली भेजने का काम किया। हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। एक दूसरी बात, इजराइल को हथियार दिए और वो हथियार अडानी ने बनाए, उसको लेकर के यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, बेंगलोर के स्टूडेंट्स को मैं सल्यूट करना चाहता हूँ। वहां के स्टूडेंट्स के ग्रुप ने कंपनियां निकालने की, कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बेंगलोर में बनाती हैं हथियार, वहां पे जाके प्रोटेस्ट किया, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोटेस्ट किया। लेकिन आपको ये मालूम है, फिलिस्तीन का झंडा लेने के ऊपर कर्नाटक की सरकार के 50 FIR दर्ज है। 50। आज की सरकार, कांग्रेस की सरकार। मैं 2 बार वहां पर गया, वहां पर एक बार कार्यक्रम रखा, हम लोग थे, फिरोज भाई हम लोग, कमिश्नर ने परमिशन दे दी, बाद में हॉल मीटिंग की, बाद में वो कैंसिल करी, तो एटक के ऑफिस में जाकर के हमको अपना सम्मेलन करना और फिलिस्तीन फ्लैग को लेकर के हमने वहां पर कहा, BR पाटिल जी जो कल आए थे, उस कॉन्फ्रेंस में हमने CM को चुनौती दी। हमने कहा ये फ्लैग को लेना मतलब FIR दर्ज करना है, तो अब ये BR पाटिल को पकड़ा रहे हैं और ये फोटो आपको भेज रहे हैं, और आपकी हिम्मत अगर है तो BR पाटिल को आप जेल में भिजवाने का काम करें। SKM ने वहां पर साउथ इंडिया के फार्मर्स कॉन्फ्रेंस की, उसमें बाकायदा बैनर को, इसका झंडे को लेकर के देश के सब प्रमुख किसान नेताओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाने का काम वहां पर किया। हम लोगों ने 10-15 कॉन्फ्रेंसेस किए, अलग अलग स्थानीय साथियों के साथ में किए, लेफ्ट के भी साथी हैं, बहुत सारी मुस्लिम कंट्री में भी हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। क्योंकि आप खुद ये सोचिए, मैं हर समय बात बोलता हूँ कि मेरे यहाँ पर कोटाई में 24 किसान शहीद हो गए, शहीद किसान हो गए, मेरे को 28 साल हो गए शहीद करते हुए। वहां पर 3 लाख लोग मारे गए, 3 लाख लोग मारे गए। एक भी स्कूल बचा नहीं है, एक भी अस्पताल बचा नहीं है, एक भी बिल्डिंग बची नहीं है, और ये सब पूरी दुनिया चुपचाप बैठी हुई देख रही है। तो इसलिए जो लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो लोग मानवता में विश्वास रखते हैं, जो हर व्यक्ति के जीने के अधिकार में विश्वास रखते हैं, कम से कम उन्हें फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े होने का काम करना चाहिए। मैं अपनी बात ये कह के समाप्त करता हूँ कि मेरा अनुरोध है, अगर आप सबकी सहमति हो, सब लोग NAPM के साथ अपने अपने संगठन के माध्यम से जुड़े, अगर सहमति हो तो हम लोगों को कहना चाहिए कि NAPM भी
जैसे उसने प्रस्ताव तो करे, प्रस्ताव सबसे आसान काम है। जैसे नेता लोग ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट जो है सबसे आसान काम है। लेकिन हमारा कहना यह है कि NAPM इसके अंदर जैसे उसने किसानी मंच बनाया हुआ है, जैसे उसने वकीलों का एक नजर बनाया हुआ है, अलग सब कुछ जो बनाया हुआ है, तो हम लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी विशेष तौर पर फिलिस्तीन से शुरू कर सकते हैं। बाद में सब चीजें हम लोग जोड़ने का काम कर सकते हैं। डेमोक्रेसी की लड़ाई दुनिया में जहां जहां चल रही है, हम उसका समर्थन करने का काम कर सकते हैं। तो ये एक प्रस्ताव मैं इस मीटिंग के सामने रख रहा हूं और मैं चाहूंगा हमारे 2-3 साथी 5-5 मिनट अपनी बात रखेंगे और अगर सबकी सहमति बनती है तो ये सब लोग जो इसमें दस्तखत कर रहे हैं उन सबकी तरफ से हम NAPM से गुजारिश करेंगे कि वो इसके ऊपर विचार करें और फिलिस्तीन के सॉलिडरिटी में एक समूह बनाने का काम उनके द्वारा किया जाएगा। उसका जितना लिखने पढ़ने का जो काम है और जो फिलिस्तीन पूरी दुनिया के अंदर जो लड़ रहे हैं उनके साथ संपर्क का काम है, तो फिरोज मिठी बोरवाला जी वो काम आसानी से मतलब करते ही है। 24 घंटे में जितने घंटे जगते हैं तो वो पूरी क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसी के ऊपर नजर रखने का काम करते हैं और इसलिए पूरे देश के जितने भी चैनल हैं तो ऑटोमन एम्पायर हारी और फिलिस्तीन सीरिया वगैरह वगैरह के लोग आपस में पार्टी एक छोटा सा उसका इंटरेस्ट। फिर 19 और यूनाइटेड नेशन ने इसका बंटवारा किया। 1947 में हमारा बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पे 2 देश बने, तो या नेहरू हो या सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, ये सभी ने एक या बहुत समाजवादी आंदोलन हो, निरंतर हमारी एक पोजिशन रही है फिलिस्तीन के समय और उसी की धारा में आप लोग यहाँ बैठे। साथियों, मैं अभी ज़्यादा इतिहास में नहीं जाऊँगा, मगर अभी की जो परिस्थिति है, परिस्थिति यह है कि अगले 4 साल फिलिस्तीन के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। यूक्रेन और रशिया का आप देख रहे हैं, मैं पुतिन के साथ और रशिया के साथ थोड़ा उसके कारण आपको मुद्दे में नहीं जा रहा हूँ। ज़ेलेंस्की जूइश ज़ायनिस्ट लॉबी का ही है, एक टीवी एक्टर था, उसको धरती में बिठाया, उसको बड़ा सा प्लान करके और उनका मकसद था यूक्रेन का इस्तेमाल करके रशिया को तोड़े। आज वेस्टर्न वर्ल्ड हार चुकी है, इसलिए ट्रंप ने छड़ इतना पैसे डालने के बाद निकल नहीं आया, निकल जाओ ये ओके। पॉलिटिक्स वेस्टर्न वर्ल्ड डिक्लाइन में है, ब्रिक्स राइज हो रहा है और ये जो ब्रिक्स प्लस है ये नॉन अलाइंड मूवमेंट का नया स्वरूप है। नॉन अलाइंड मूवमेंट में यूएसएस और चीन नहीं थे, ब्रिक्स में चीन और रूस भी है, भारत भी है, ब्राजील भी है, साउथ अफ्रीका भी है और देश ग्लोबल साउथ ग्लोबल मेजॉरिटी में भी आते जा रहे हैं। एक नई आर्थिक ताकत बनती जा रही है वेस्ट और यूरोप के साथ। और यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोप को बांट दिया है, नेटो को कमजोर कर दिया है, ये सही टाइम है ब्रिक्स के बाद। उसके साथ ये मुद्दा आता है, एक आपको बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूँ। आपको पता है कि ट्रंप के इलेक्शन के पहले 2 बार उस पर हमले हुए, दोनों हमले किसने किए वो भी हमको पता है, मगर उसने ब्लेम डाली ईरान मेरे को मारने की कोशिश की, उसने ईरान का को लेना नहीं। अभी ट्रंप ने एक मेमो लिखा है 15 दिन पहले कि अगर मैं मर गया तो ये ब्लेम ईरान का और उसके बाद ईरान का खात्मा। तो अभी रशिया की लॉबी, यूरोप की लॉबी, यूक्रेन की लॉबी जो भी खत्म करेगा ट्रंप को, वो ईरान पे हमला करेगा और विश्व युद्ध फट पड़ेगा। आइडर एक 9/11 स्टाइल और एक हमला होगा अमेरिका में, आतंकवादी हमला, या ट्रंप का असैसिनेशन होगा। ये दोनों संभावनाएं आगे कुछ महीनों की ये इस कतार में दुनिया में उस संदर्भ में आज भारत की विदेश नीति का मुद्दा कोई विदेश नीति का मुद्दा नहीं है, वो हमारे संपर्कों में डालता। मोदी जाके फर्स्ट का अडानी के घोटाले के कारण, मोदी जाके फर्स्ट का पन्नू असैसिनेशन डोवल के कारण आज ट्रंप ने भारत को अपने हाथ में गिरफ्तार किया। तो ये मुद्दे हमारे सब